किसी एक हाईवे पर लाखा का एक ढाबा था, जहां कई हाईवे से आने जाने वाले यात्री खाना खाने रुकते। लाखा के ढाबे पर भुवन खाना पकाने का काम किया करता था। अरे ओ भुवन के बच्चे, ये क्या खाना बना रहे हो? चिकन कीमा बना रहा हूँ सेठ। इतना चिकन? चुपचाप सोयाबीन मिला दो इसमें। मुर्गी क्या पेड़ पर उगती है? बोलो। ये तो धोखेबाजी है सेठ। सही मोल लेकर गलत चीजें बेचना अच्छी बात नहीं। जितना बोला है उतना कर, जल्दी चल। लाखा के ढाबे पर ना तो अच्छा खाना मिलता, ना सही वक्त पे खाना मिलता। ऊपर से महंगे दाम से खाना बेचकर उसने लूट मचा रखी थी। सेठ, चिकन बिरयानी का ऑर्डर है। चिकन तो कम है, कैसे बनाऊं? मुझे क्या पूछता है? जा बाजार जाकर चिकन ले आ, साफ कर और बना ले। इसमें तो बड़ा वक्त लग जाएगा सेठ। ग्राहक परेशान हो जाएंगे राह देखकर। अरे वो इंतजार कर लेंगे। उन्हें कौन सा चांद पर जाना है? जा तू। भुवन बड़ा उदास होकर अपने घर के बाहर इस सब बारे में सोच रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, किस ख्यालों में खोए हुए हो? मैं अच्छा खाना पका लेता हूँ, वो भी जल्दी। लेकिन लाखा सेठ की लापरवाही मनमानी की वजह से ना तो ग्राहकों को अच्छा खाना मिलता है, ना वक्त पे खाना मिलता है। लोग तो ऊंची कीमत पर बेकार खाना खा रहे हैं। ऊपर से मुझे तनख्वाह भी कम मिलती है। अरे तुम बस करो उस पाखंडी के साथ काम करना। अब वक्त है तुम खुद की होटल शुरू कर दो बेटे। खुद की होटल? कहाँ है इतना पैसा कि होटल खोल सकूं? तू उसकी चिंता मत कर, कम पैसे में भी होटल खुल जाएगा। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, ठीक है? भुवन के पिताजी का हाईवे के पास एक छोटा सा भूमिगत गोडाउन था। ये जमीन के अंदर इतना छोटा सा गोडाउन, इसमें कैसे होटल बनाएंगे? कहाँ पकाएंगे और कहाँ खाएंगे? अरे बेटा, तू बस यहाँ किचन बना ले और खाना पका दे, बाकी मैं सब देख लूंगा। जमीन के अंदर के गोडाउन में थोड़ा बहुत काम करके भुवन ने वही अपना किचन बना लिया। एक दिन भुवन के पिताजी ने वहाँ कुछ लोगों को मिलने बुला लिया, जो कि बस चालक थे। तो ये है हमारा नया होटल। अरे ये क्या, ये इतना छोटा सा होटल, ये तो शुरू होते होते ही खत्म हो गया। अरे यहाँ क्या ग्राहकों को सर पे बिठाओगे? बोलो। मजबूरी में ही सही, लेकिन हम तो लाखा के ढाबे पर ही खाना खा लेंगे। देखो, यहाँ कोई बैठकर खाना नहीं खाएगा। हम सबको खाना डिब्बे में भर कर देंगे, ताकि वो बस में ही खा सके। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? लोग गाड़ी में खाना खाएंगे तो उनका वक्त बर्बाद नहीं होगा। वो जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हें जल्दी छुट्टी भी मिल जाएगी। बात तो सही कर रहे हो, लेकिन खाना बनाने को वक्त तो लगेगा। यहाँ बस पहुँचने से पहले 30 मिनट पहले फोन पर हमें ऑर्डर बता देना। ताजा गर्मा गर्म खाना आपके यात्रियों के सीट पर मिल जाएगा। सस्ते में अच्छा खाना देने की सारी जिम्मेदारी मेरी। अच्छा है, लाखा के ढाबे पर पैसे के साथ वक्त भी बहुत बर्बाद होता था। चलेगा, हम हमारे यात्रियों को इस होटल के बारे में जरूर बताएंगे। अगर सही काम किया तो मैं खुद मेरे सारे बस ड्राइवर दोस्तों को इस होटल के बारे में बता दूंगा। जिसको खाना चाहिए होता, उसे भुवन तय के अनुसार गर्मा गर्म खाना डब्बे में भरकर बस में ही दे देता। लोगों का वक्त और पैसा दोनों बचने लगा। धीरे धीरे भुवन किचन चल पड़ा।
तो लाखा का ढाबा आखिर सुनसान पड़ गया। कोई भी व्यापार करने के लिए मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। बेईमानी से किया व्यापार कभी सफलता नहीं देता। भोला नाम का एक गरीब आदमी आलू बेचा करता था। आलू ले लो आलू, सस्ते और अच्छे आलू, ले लो ले लो। भोला को आलू खरीदने के लिए ग्राहक भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अपने आलू की गाड़ी को धक्का देकर भोला एक गांव से दूसरे गांव ले जाता। एक बार की बात है, किसी गांव में भोला आलू बेच रहा था। आलू ले लो आलू, सस्ते और अच्छे आलू, ले लो ले लो। इस गांव में उसे हमेशा ज्यादा ग्राहक मिलते हैं। आलू खरीदने की भीड़ देखकर वहां के एक सब्जी वाले को बड़ा गुस्सा आया। अरे ओ आलू वाले, यहाँ क्या काम है तेरा? आलू बेच रहा हूँ मालिक, और कुछ नहीं। मेरे सारे ग्राहक चोरी कर लिए तूने। मैं क्या अब यहाँ मक्खियाँ मारूं? बोल। मालिक, आप बहुत ऊंची कीमत पर बेचते होगे। ग्राहकों की लूट करके ज्यादा मुनाफा कमाना ठीक बात नहीं। अच्छा, तू छोटा आदमी, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या किस दाम में बेचना है? तू यहाँ कल से मत आ, फिर सब मुझसे ही मजबूरन खरीदेंगे ऊंचे दाम पर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। भोला की इस बात से उस सब्जी वाले को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में भोला को मारना शुरू कर दिया। फिर उसने भोला की आलू की गाड़ी भी ढकेल दी। भोला के सारे आलू गिर गए। ऊपर से उसे मार भी बहुत पड़ी। शाम को भोला बड़ा उदास होकर कहीं रास्ते के किनारे खड़ा था। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। इस खाली हाथ गाड़ी का मैं करूं भी क्या? भोला अपने इसी सोच में था कि तभी रोड के बाजू में एक गाड़ी आकर टकराई। उसके अंदर एक आदमी था जो कि बड़ा जख्मी हो चुका था। उस जख्मी आदमी की हालत देखकर भोला उसके पास आया। अरे ये क्या? कोई जख्मी है? कोई बचा लो इसे। कोई रोको गाड़ी, इसे अस्पताल ले जाओ। अरे ये क्या? उस हादसे की जगह कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। तभी भोला की नजर उसके खाली हाथ गाड़ी पर गई। भोला उस जख्मी आदमी को अपने हाथ गाड़ी पे सुलाकर जल्दी से अस्पताल ले जाने लगा। कुछ ही देर में भोला आखिर अस्पताल पहुंच गया। कुछ घंटे इलाज के बाद उस आदमी को होश भी आ गया। उसके सर पर चोट लगी थी। अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है डॉक्टर? वो तो अच्छा है, ये आदमी तुम्हें सही वक्त ले आया। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए। शुक्रिया किस बात का? वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी हाथ गाड़ी खाली थी। वो दरअसल क्या हुआ?
भोला ने सारी कहानी उस आदमी को बता दी। उस गांव में सारे दुकान वालों ने लूटी मचा के रखी है। मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। तुम एक काम करना, कल से वही अपनी दुकान लगा लेना। मेरी वहाँ कहीं दुकानें खाली है। नहीं नहीं सेठ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। देखो, तुम दुकान लगाओगे तो बाकी ग्राहक भी लूटने से बच जाएंगे। तुम्हारे साथ उनका भी तो फायदा होगा। तब से भोला उसी गांव में सब्जियां बेचने का काम करने लगा। सस्ते दाम के कारण उसकी दुकान पर भीड़ भी बढ़ने लगी। अपनी ईमानदारी और मददगार स्वभाव के कारण भोला को आखिर सफलता मिल गई। गोपी के सुनसान घर के सामने एक गाड़ी रुकी थी, जिसमें से दो लोग वहां गोपी के घर के सामने आए। क्या ये झोपड़ा तुम्हारा है? तुम रहते हो यहाँ? बोलो। जी सेठ, मैं यही रहता हूँ। यहाँ ही छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। देखो, ये आसपास की जमीन मेरी है। मैं यहाँ फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। मुझे इसके पास कोई झोपड़ा नहीं चाहिए, समझे? इसे हटा दो। क्या? लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा फिर? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। 2 दिन है तुम्हारे पास इसे खाली करने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। उस हट्टे कट्टे आदमी ने गोपी को बहुत मारा। कमजोर गोपी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। कोई मदद करो मेरी। तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। कोई तो बचा लो मुझे। बेचारे गोपी की वहां खड़े किसी ने भी मदद नहीं की। निराश और उदास गोपी नदी किनारे कई देर तक सोच में डूबा रहा। अचानक नदी से कोई परी बाहर निकली। तुम क्यों उदास हो? क्या समस्या है तुम्हारी? अरे, आप कौन? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जी। गोपी ने अपनी सारी कहानी उस परी को बता दी। अगर मैं भी ताकतवर होता तो अपने घर को जरूर बचा लेता। ये लो। गोपी के हाथ में कहीं से एक अंडा आ गया। वैसे अंडा खाने से ताकत आती है, लेकिन ये जादुई अंडा है। इसे खाने से तुम में 10 पहलवानों की ताकत आ जाएगी। क्या? जादुई अंडा? सच में? अरे फिर तो मैं उन्हें जरूर मार भगाऊंगा। लेकिन याद रखना, ये खाने के कुछ देर तक ही तुम ताकतवर रह पाओगे। फिर से पहले की तरह ही हो जाओगे। बस इतना वक्त काफी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। इस जादुई अंडे का सही जगह इस्तेमाल करोगे तो ही अपने घर को बचा लोगे। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई। गोपी अब बड़ा खुश था।
खुशी खुशी गोपी वापस अपने घर जा रहा था। वही कहीं से एक लड़की रोड पार कर रही थी। अचानक उसके सामने से कोई टेम्पो आ रही थी। वो लड़की डर गई। ये क्या करूं? अंडे का इस्तेमाल कर लूं? नहीं नहीं, फिर मेरे घर को कौन बचाएगा? नहीं, सोचने का वक्त नहीं है। झट से गोपी ने वो अंडा खा लिया। गोपी अब ताकतवान हो चुका था। भाग भाग कर गोपी उस लड़की की मदद करने चला गया। ताकतवान गोपी ने आखिर उस टेम्पो को रोक लिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। मुझे भी खुशी मिली आपकी जान बचाकर। दूसरे दिन वो दोनों आदमी गोपी के घर के बाहर फिर से आ गए। मैं भले ही तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन इतना भी बुज़दिल नहीं कि घर छोड़ के भाग जाऊं। जो करना है कर लो, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाला। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। क्या? कल तुमने जिस लड़की की जान बचाई वो मेरी बेटी थी। सच में तुम्हारी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मालिक तुम्हारे घर के बाजू में ही फैक्ट्री बना देंगे। और हाँ, तुम्हें उसी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी दिला देंगे। क्या सच में? शायद जादुई अंडे का सही इस्तेमाल यही था, जिससे गोपी ने अपना घर बचा लिया। रमेश और गोपी की शहर में एक छोटी सी साड़ी की दुकान थी। वे अच्छी साड़ियां काफी किफायती दाम में बेचते, जिस कारण उन्हें ग्राहकों की कभी कमी नहीं होती। देख लीजिए मैडम जी, इतनी अच्छी साड़ियाँ इस बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारी साड़ियाँ इस बाजार में सबसे सस्ती है। रात को वापस शहर से गांव लौटकर दोनों मुनाफा बांट लेते हैं। ठीक ठाक मुनाफा हुआ है आज भी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, रमेश और गोपी अपनी दुकान पर ही थे। उनकी दुकान के बाहर एक गाड़ी रुकी। उसी में बैठी लड़की उनके दुकान पर आई। कुछ ही महीने पहले मैंने यहाँ से कुछ साड़ियाँ खरीदी थी, जो कि मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को काफी पसंद आई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी दुकान की साड़ियाँ है भी इतनी सुंदर और इतनी किफायती भी। मैं तो कहता हूँ लगे हाथ और कुछ साड़ियाँ खरीद लीजिए। उस लड़की के दोस्तों और रिश्तेदारों को वो साड़ियाँ बेहद पसंद आई थी, जो कि उस लड़की ने रमेश और गोपी के दुकान से खरीदी थी। कुछ महीने बाद मेरी शादी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए सारी साड़ियाँ मैं यहीं से खरीद लूं। उस लड़की को खुद की शादी के लिए रिश्तेदारों को और दोस्तों को ढेर सारी साड़ियाँ खरीदनी थी।
यकीनन वो किसी रईस खानदान से थी। रमेश और गोपी ने उस लड़की को तरह तरह की साड़ियां दिखाई। अपने शादी के लिए उस लड़की ने ढेर सारी साड़ियां खरीदी, जिससे गोपी और रमेश को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके रात को वो अपने गांव जाने के लिए दुकान से निकले। बस से सफर करके आखिर वो अपने गांव के सरहद तक पहुंचे। वहां से उनके गांव पहुंचने के लिए एक छोटा सा जंगल लगता। मुनाफे के पैसे एक थैली में रमेश के हाथ में सुरक्षित थे। घर पहुंचकर हमेशा की तरह गोपी और रमेश मुनाफे का बंटवारा करने वाले थे। अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। इतने पैसे तो हमें कई महीने काम करके भी नहीं मिलते। हाँ, उस लड़की को साड़ियाँ इतनी पसंद आ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। गांव जाने का जंगल का रास्ता छोटा लेकिन सुनसान था। जंगल से गुजरते हुए अचानक एक पेड़ की डाली टूटकर गोपी पर गिर गई और वो बेहोश हो गया। अरे अरे गोपी, ये तो बेहोश हो गया है। अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इसी मौके का फायदा उठा लूं। रमेश के मन में लालच जाग गया। उसने मुनाफे के पैसों की थैली वही पास के एक पेड़ में छुपा दी। कुछ ही देर में गोपी को भी होश आ गया। मेरा सर। तुम ठीक तो हो ना गोपी? हाँ, क्या हुआ यहाँ? अरे गोपी, तुम पे किसी लुटेरे ने हमला कर दिया। क्या? सच में? हाँ, और वो मुनाफे के सारे पैसे लेकर भाग गया। क्या? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पैसे चले गए। अचानक सर पे चोट लगने के कारण गोपी को ठीक से कुछ समझ नहीं आया। इसी बात का फायदा उठाकर रमेश ने गोपी को झूठी मूठी लुटेरे की कहानी सुनाई, जिसमें लुटेरे ने सारे पैसे चोरी कर लिए थे, जबकि पैसों की थैली तो खुद रमेश ने ही छुपाई थी। उदास होकर रमेश के साथ गोपी घर जाने लगा, लेकिन रमेश इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक जादुई पेड़ था। ये रमेश अपने दोस्त के साथ धोखेबाजी करके गलत कर रहा है। ये मेरी गलती है, लेकिन इसे मैं ही सुधारूंगा। दूसरे दिन रमेश पेड़ में छुपाए पैसे निकालने दौड़ दौड़ कर वापिस चला आया। उसी पेड़ पर पैसे की कोई भी थैली ना देखकर रमेश भी बड़ा चिंतित हो गया। अरे, ये तो वही पेड़ है, लेकिन ये क्या? वो जगह कहाँ है जहां मैंने पैसे छुपाए थे? क्या छुपाए हुए पैसे? इत्तेफाक से तभी वहां एक लुटेरा भी आ गया। कौन से पैसे?
कहाँ छुपाए थे तूने? दे दे मुझको। नहीं, कोई पैसे नहीं। मैंने छुपाए थे, लेकिन अब मुझे ही नहीं मिल रहे। रमेश छुपाए पैसे की बात लुटेरे को समझा ना सका, ना ही लुटेरे को रमेश की कोई बात समझ में आई। लुटेरे को इस बात से बड़ा गुस्सा आया था। क्या बोल रहे हो? मुझसे झूठ बोलता है? रुक तू। लुटेरे ने रमेश को बहुत मारा। मार खाते खाते रमेश की वही मौत हो गई। उसे मारकर वो लुटेरा वहां से चला गया। अरे ये क्या? मैं तो रमेश को सिर्फ लालच की सजा दे रहा था, लेकिन इसकी झूठी कहानी आखिर सच साबित हो गई। शायद यही इसके कर्मों की सजा है। धीरे धीरे लोगों को रमेश की मौत का पता चला। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर गोपी वहां दौड़ा चला आया। गोपी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा। यहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता बेटा। ये यहाँ सवेरे आया ही क्यों था? पता नहीं, मुझे इसने कुछ नहीं बताया। कल रात ही यहाँ। अरे ये तो हमारी पैसों की थैली है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोपी के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जादुई पेड़ की वजह से गोपी को आज उसके पैसे वापस मिले, तो रमेश को अपने कर्मों की सजा मिली।